स्वागत है एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा क्लास 11वीं के विद्यार्थियों के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, तो उसका सेट 3 का सेक्शन सी हम लोग करने वाले हैं। सेट 3 का सेक्शन सी, चूँकि इससे पहले हमने जो है 2 वीडियो अपडेट आपको दिया, जिसमें कि हमने सेट 1 का सेक्शन सी और सेट 2 का सेक्शन सी करवाया है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी हम आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंप्लीट जो वीडियो सॉल्यूशन है इसका आपको PDF सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। आज आपको लिंक जो है मिल जाएगा और यहाँ से जो है आप आसानी से PDF के रूप में सारे सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है तो वो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आपको भी कंप्लीट मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हम प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं यहाँ पर सेट नंबर 3 और सेक्शन सी और क्वेश्चन नंबर 15। अब ध्यान रखिएगा कि हर एक सेट में जो सेक्शन सी है उसमें कुछ प्रश्न सांख्यिकी का है, यानी कि स्टैटिकल पोर्शन है कुछ, और कुछ जो क्वेश्चन देखते हैं आप वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्यूशन करते हैं, फिर आगे के प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सेट 3 है ना, सेट 3 का सेक्शन हम बात करें खंड यानी कि सी, और खंड सी यानी कि सेक्शन सी में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 15, है ना। 15वें नंबर का सवाल में बोल क्या रहा है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित आंकड़ा से समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य जिसे हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या फिर आप सिंपली मीन भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में माध्य बोल सकते हैं। माध्य निकालना बहुत आसान होता है, सारे विद्यार्थी इसे जो है हल कर लिए होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा है कि हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और बिल्कुल आराम से, है ना। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो धीरे धीरे हम करेंगे, क्योंकि कुछ जो विद्यार्थी हैं वो इस हद तक भी जो है वो पढ़े नहीं होते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन ठीक ढंग से कर सके। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं पढ़ा, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं हमारी भी गलती है कि हमने जो है आपको प्रोवाइड नहीं किया इससे पहले। और आपके आसपास के लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आप अगर इन चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि आपके आसपास में क्या ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, वो आपको प्रोवाइड नहीं किए, है ना, और ना ही आपने पूछा। तो आप भी जिम्मेवार हैं इस बात के लिए, हम भी जिम्मेवार हैं, और आपके आसपास के लोग भी इस बात के लिए जिम्मेवार हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है वर्गंतराल, इधर ले लिया हमने बारंबारता, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसे हम F से डिनोट करते हैं। और ये हमारा है क्या, वर्गंतराल, जिसे CI कहा जाएगा शॉर्ट में, यानी कि क्लास इंटरवल, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, चूँकि माध्य निकालने बोला है तो हम लोग इसका सिंपल से क्या निकालेंगे भाई, मध्य बिंदु, ठीक है ना। मध्य बिंदु को हम लिखते हैं शॉर्ट में M से, स्मॉल m लिख लिए। अब यहाँ पर हम क्या नोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है L1 + L2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों, चूँकि एक लिमिट ये और एक लिमिट ये 2, इसलिए 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट हमारा ये इधर वाला पोर्शन है सारा, और अपर लिमिट ये सब सारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें लोअर लिमिट कौन सा है, 0, अपर लिमिट कौन सा है, 10। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, 0 और 10 को यहाँ पर जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5। क्लियर है। इसी ढंग से इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15, है ना। आगे भी जोड़िए दोनों को तो 25, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 30 और 40 को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए तो कितना आ जा रहा है, 70 जोड़ने से, और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 35, ठीक है ना। चलो अब आगे क्या करेंगे, m को हम f के साथ मल्टीपल करेंगे। f हमारा ये है, m हमारा ये है, दोनों को मल्टीपल कीजिए। 25 को 25 से मल्टीपल किए तो
सॉरी 5 को 5 से मल्टीपल किए तो 25 हो गया। उसी प्रकार से 6 और 15 को गुना करेंगे हम तो 15 छक कितना हो गया भाई, 15 छक 90। 25 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, है ना। इसी ढंग से 35 को 2 से गुना करें तो हो जाएगा ये हमारा 70, ठीक है ना। ये हम डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। अगर आपको अन्य भी मेथड चाहिए तो भी हम सॉल्यूशन करवा देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिना धैर्य का कुछ होता नहीं है। देखिए यहाँ पर माध्य हम निकाल रहे हैं, तो माध्य या फिर आप अगर समांतर माध्य कह रहे हैं तो पूरा लिख लीजिए, समांतर माध्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, समांतर माध्य को लिखते हैं शॉर्ट में x बार से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा f इंटू एम, ठीक है ना। कब लगेगा f इंटू एम, जब ये कंटिन्यूअस सीरीज में है, ठीक है ना। हमने f इंटू एम निकाला भी है, अभी से समीशन करेंगे यहाँ पे। और सिग्मा f, इसका मतलब फॉर्मूला में हमें दो चीज़ें चाहिए, सिग्मा f इंटू एम और सिग्मा f। सिग्मा f हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ये सारे f है ना, f को हम क्या कर रहे हैं, समेशन यानी कि जोड़ रहे हैं, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे देखिए कितना, 11 और 7 कितना 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। समझ में आ गया होगा। उसी ढंग से इसे भी हम समेशन करेंगे, समेशन किसका, f इंटू एम, चाहे तो m इंटू एफ जो भी लिखें आप, ठीक है ना। जो भी लिखना आपको पसंद आता है लिख सकते हैं, यहाँ पर f इंटू एम ही कर लीजिए, ठीक है, बोलने में भी ठीक लग रहा है। तो 5 और 5 10 का शून्य, बाकी 1, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25 और एक बाकी था जो 26, बाकी रह गया 2, 2 और 1 3 यानी कि 360, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुट कीजिए, सारे सवालों को एकदम बच्चों की तरह हल करना है, कोई भी सवाल जो है अटपटांग सा नहीं है, देखा जा रहा है। अब यहाँ पर ये 18 बार में कट जा रहा है ना, क्योंकि देखिए ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 18 दूना 36 हो जाता है ना। तो जनरली हम लोग स्टैटिक्स में काटते नहीं हैं, इसे जो हमने फाइंड कर लिया इसे सिंपल से लिख दीजिए। तो हमारा x बार जो आया वो कितना आया 18। तो माध्य हमारा डायरेक्ट मेथड से बन चुका है। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट करने का तो वक्त नहीं है तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसे हटाते हैं और फिर शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड से बनाते समय जो है किन बातों को ध्यान में रखना है बताते हैं अभी जस्ट। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपने चूँकि यहाँ पर देखिए मीड वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। तो मीड वैल्यू फाइंड कर लिया, इतना तो करना ही है आपको। अब यहाँ पर इसी में से किसी एक को एज्यूम कर लीजिए, जैसा कि हमारा यहाँ पर आंसर आया है 18, तो हम चाहें तो 18 भी मान सकते हैं वैसे a, ठीक है ना। लेकिन हम क्या निकालने के लिए कह रहे हैं आपको, d यानी कि डेविएशन कैसे निकलेगा, x माइनस x मतलब m, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए m माइनस क्या a हम कुछ भी मान सकते हैं, a फॉर एज्यूम्ड मीन, यानी कि मीन हम क्या कर रहे हैं, मान करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हम जो d निकाल रहे हैं इसका फॉर्मूला m माइनस ये लिख रहे हैं, तो a इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए जो आपको लगता हो, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 या फिर मान लेते हैं 15, ठीक है ना, जो भी मन करे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको चुनाव करना है, मतलब कोई सा भी वैल्यू आपको जो भी मन में आता है आप नोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अब m माइनस a, m तो सारा ये है और ये हमारा देखिए 15 है, तो 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में 10, 15 में से 15 तो 0, 25 में से 15 तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा प्लस में 10, 35 में से 15 बच जाएगा हमारा 20। अब देखिए आगे क्या करना है, इस d को f के साथ मल्टीपल करना है और निकालना है f इंटू डी। f हमारा है -10 और यहाँ पर है हमारा प्लस में 5, यहाँ पर मल्टीपल होकर के कितना आ जाएगा -50। 0 को अगर हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही रहेगा, 10 को अगर हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो 70 हो जाएगा और 20 को हम मल्टीपल करेंगे 2 से तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर समीशन कीजिए सिग्मा f इंटू डी। 40 और 70 110, 110 में से आपको कितना घटाना है 50, यानी कि बच जाएगा कितना 60, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड, है ना। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए लघु विधि, ठीक है, या फिर इसी का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन
मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे निकल जाएगा भाई? तो यहाँ पर देखिएगा, इसे हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लघु विधि या फिर कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। कल्पित माध्य विधि से कैसे निकलेगा? ये प्लस क्या लगता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ठीक है ना। ये काम करना है। ये आपने कितना माना है 15, प्लस में क्या सिग्मा एफ डी कितना लाए हैं आप 60 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, देख लीजिए सिग्मा एफ हमने कितना लाया है 20, तो यहाँ पर कर दीजिए 20, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, तो 15 और 3 कितना हो गया 18। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोनों ही मेथड से आपका आंसर जो है सेम से मारा है, कुछ भी अलग नहीं है। एक और भी मेथड है, आप अगर उससे हल करना चाहें तो वो भी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। फटाक से नोट कीजिए अगर नोट करना चाहें तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे का हम सॉल्यूशन आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। चलो फटाक से नोट कर लीजिए, इसे हम हटाएंगे और आगे हम हल करते हैं, देखिए ठीक है ना, हटा देते हैं इसको। आगे हम नोट करते हैं किस मेथड से, तो उसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि जो हमने यहाँ पर डेविएशन निकाला है इसी का एक और डेविएशन जब हम निकालेंगे तो उसे हम डी डैश बोलेंगे, ठीक है ना, या फिर हम उसे डी एस बोलते हैं। डेविएशन किससे निकाल रहे हैं, स्टेप डेविएशन यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा कैसे निकलेगा। सो ये टोटली जो हमारा वैल्यू निकला है उसको रखिए ऊपर डी, और उसमें से एक कॉमन टर्म छांटने का कोशिश कीजिए। अक्सर इस मेथड का तभी प्रयोग आप कीजिए जब यहाँ पर कोई टर्म निकल रहा हो कॉमन, है ना, कॉमन टर्म निकल रहा हो। तो 10 हमारा जो है यहाँ पर कॉमन टर्म निकल रहा है, 10 से हमारा 10 भी कट रहा है, ये भी 10, यहाँ पर 20 भी कट रहा है, तो हम c इक्वल टू यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कितना 10। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा ये माइनस में है तो यहाँ पे वैल्यू हमारा -1 हो जाएगा, क्योंकि -10 देख लीजिए बटे 10 कितना आ जाएगा -1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे प्लस में 1 और आगे देखिएगा यहाँ पर प्लस में 2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आगे निकालेंगे क्या हम एफ डी एस, ठीक है ना, निकालिए। एफ के साथ इसको मल्टीपल कीजिए, एफ हमारा है 5, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, भले ही वहाँ पर कुछ भी रहे। अब यहाँ पर देखिए 1 और 7 को गुना कीजिए तो 7, यहाँ पर 2 और 2 को गुना कीजिए हो गया 4, यहाँ पर कितना बच जाएगा एफ डी एस इक्वल टू सिग्मा एफ डी एस कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 11 में से 5 घटाना तो आ जाएगा 6। यहाँ पर 60 आ रहा था ना, इसको कर रहे थे जब यहाँ पर सॉल्यूशन, उसी का छोटा रूप है। अक्सर ये मेथड जो है आगे इसलिए किए जाते हैं ताकि सॉल्यूशन आसान हो। तो देख लीजिएगा इसे चूँकि हम कौन सा मेथड बोल रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए पद विचलन विधि बोलते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड को क्या बोलते हैं, पद विचलन विधि, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू में क्या भाई, इंटू में हमारा आ जाएगा क्या, जो हमारा कॉमन टर्म था सी, ठीक है ना। कहीं कहीं फॉर्मूला में आपको आई भी नज़र आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इक्वल टू हमने कितना माना था 15, और सिग्मा एफ डी एस कितना आया है 6, सिग्मा एफ कितना आया है, ये तो हमारा 20 आया है, इसको पुट कर दीजिए 20, और सी हमारा कितना है तो 10। अब देख सकते हैं ये 2 बार में कट रहा है वैसे, और आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 15, और यहाँ पर चूंकि 2 बच रहा है तो ये 3 से भी कट रहा है ना, ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगी, ये कितनी 18 है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से आपका आंसर वही आ गया 18 ही, है ना। तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मेथड मैंने बताया आपको, डायरेक्ट मेथड भी, शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन मेथड भी, और एक आपको स्टेप डेविएशन तो हो ही गया है ना, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट मेथड को ध्यान में रखिएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। इनकेस आपको एग्जामिनेशन में पूछता है कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से बनाइए तो आपको मेथड इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप तीनों में से किसी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है प्रश्न में, सिंपल से बोल रहा है कि माध्य निकालिए, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा आपका, मॉडल क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि समांतर माध्य निकालिए। किस विधि का प्रयोग करने के लिए कह रहा था, किसी विधि का नहीं, ठीक है ना। किसी विधि का स्पेशल बोले तभी आपको वह विधि प्रयोग करना है, अन्यथा आप किसी भी विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं।
चलिए ये हमने जो है धीरे से सॉल्यूशन तो कर दिया, अब आपको बहुत तेज़ी के साथ सॉल्यूशन करना होगा। हटाते हैं इसको हम और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वें प्रश्न में देखिएगा, ये शायद सहसंबंध से प्रश्न है, हाँ, और सहसंबंध हम लोग जो हैं इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग बनाए हुए पीछे सेट 1 में जो है बात किए हुए थे, और सेट 2 पर भी जो है वो क्वेश्चन 1 हम लोग सॉल्यूशन किए हुए थे। तो सहसंबंध से आपको कन्फर्म है कि सवाल रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होता है इसके अंदर। अब बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जो है वो कभी कभार जो है रूट का सामना करना पड़ सकता है। जिनको रूट नहीं निकालना पड़ता, जिनको रूट निकालना नहीं आता वो सीख लीजिएगा कि रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारे आसान से सवाल होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यही चीज़ कह रहा है कि x तथा y के बीच सहसंबंध गुणांक को परिकलित कीजिए। x और y के बीच में सहसंबंध क्या है, x का यहाँ पर वैल्यू नोट किया हुआ है, देखिएगा x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है 85, फिर दिया हुआ है 60, उसके बाद 55, फिर दिया हुआ है 67, उसके बाद 75, ठीक है ना। y दिया हुआ है कितना 60, फिर 48, उसके बाद 49, उसके बाद 50 और फिर 55। देखिए यहाँ पर दो मेथड से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप आसानी से कर सकते हैं आप उस मेथड को फॉलो करिए, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी विषय का, दुनिया में जितने भी विषय हैं, चाहे तो अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी हो, गणित हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का, वो यही चीज़ हम लोगों को सिखलाता है कि हम कैसे एक नई तकनीक की मदद से समस्याओं को तुरंत हल कर सकते हैं, जिसमें हमारी समय की भी बचत होगी। दुनिया के तमाम विषय को मतलब जो है तमाम विषयों का उद्देश्य यही है कि जब मानव के सामने, जब मनुष्य के सामने ये समस्याएं आएगी तो कम समय में कैसे ज़्यादा हल किया जाएगा। क्योंकि समय जो है हम लोगों के पास मात्र 24 घंटे ही होते हैं। दुनिया के तमाम व्यक्तियों के पास दिन भर में 24 घंटे ही हैं और उसे अलग अलग कामों पर लगाना होता है। तो समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मनुष्य के जीवन के लिए। तो यहाँ पर समय ही बचत करना है। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसे रैंक कीजिए, है ना, यानी कि रैंक डिफरेंस मेथड से बनाइए, जिसे हम स्पेयरमैन विधि भी कहते हैं। तो रैंक कैसे करेंगे भाई, जो इस पूरे समंकमाला में सबसे बड़ा वैल्यू है आप उसे नंबर 1 पर रखिए। जैसे 85 है, नंबर 1 दे दिए। इसके बाद कौन सा है हमारा, देखिए 75, इसको नंबर 2 पर रख दिए। उसके बाद 67, इसको नंबर 3 कर दिए। उसके बाद 60, इसको नंबर कर दिए 4, और आखिरी में इसे नंबर मिलेगा 5। इसी तरीके से आप RY कीजिए, रैंक Y को कीजिए। सबसे बड़ा कौन सा है आपका इसमें से, 60 है, तो 60 को नंबर 1 पर रखिए। उसके बाद कौन सा है, 55, रैंक 2। रैंक 3 किसे मिलेगा, रैंक 3 मिल गया 50 को। रैंक 4 किसे मिलेगा, तो यहाँ पे 49 को। और रैंक 5 किसे मिलेगा, 48 को। अगर आप D फाइंड करेंगे तो D निकलता कैसे है, D निकालने के लिए हम लोग करते हैं RX माइनस RY, ठीक है ना। RX माइनस RY, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 0। ये कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पर कितना होगा, +1। यहाँ पे फिर 0, और ये भी हमारा हो जाएगा 0। D² कीजिए, जो अपने डिफरेंस निकाला है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर 0। अब इसे समीशन कीजिए, सिग्मा D² निकालिए, यानी कि टोटल ये कितना रहा है, 2। अब आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। रैंक हम लोग मेथड में यूज करते हैं क्या, R और स्मॉल में फिर से R लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगता है 1 - 6 सिग्मा D² डिवाइडेड बाई n इंटू n² - 1, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, 1 - 6 और यहाँ पर सिग्मा D² की जगह पर कितना है, 2, तो मल्टीपल कर दीजिए 2। और यहाँ पर देखिएगा n हमारा कैसे निकलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिर्फ 5। अब यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -1। आगे कीजिए सॉल्यूशन, 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 12, और नीचे में कितना हो जा रहा है, 5, और यहाँ पे हो जा रहा है 25 -1।
आगे आप सॉल्यूशन करेंगे 1 माइनस 12। ध्यान रखिएगा प्योर मैथमेटिक्स चूंकि ये नहीं है, आपको स्टेप वाइज इसीलिए काम करना होगा। ये नहीं कि मैथमेटिक्स में आप बहुत जो है चतुर विद्यार्थी हैं, फटाक से यहाँ पर आपने आंसर डायरेक्ट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। और इसी वजह से हम नहीं कर रहे हैं ताकि आप भी सीख जाएं हमारे साथ साथ में देखते देखते, ठीक है ना। चलते हैं आगे, इसी को फॉरवर्ड आगे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, चूँकि आ चुका है 1 माइनस यहाँ पर देखिए 12 और यहाँ पर मल्टीपल कीजिए इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 24 को 5 से मल्टीपल करिए, है ना। 24 को 5 से गुना कीजिए, 20 का 2 बाकी यहाँ पर, सॉरी 20 का 0 बाकी 2, 12 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 120, ठीक है ना। 24 बचे कितना, 120। अब यहाँ पे लिखिएगा 12 को 120 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 12 को 120 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट हमारा आ रहा है 1 और 0.1 आ रहा है, इसका मतलब वो घटाएंगे 1 माइनस 0.1 तो आ जाएगा प्लस में हमारा क्या 0.9, है ना। तो यही हमारा जो है वो निकल गया कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि सहसंबंध गुणांक, जिसे हम कहेंगे कि उच्च स्तरीय ये सहसंबंध है x और y के बीच में। उच्च स्तरीय क्यों बोल रहे हैं, चूँकि ये अंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा 1 के आसपास में आ रहा है तो इसलिए उच्च स्तरीय बोलेंगे। अगर प्लस में हमारा 1 आ जाता तो इसे हम कहते हैं पूर्णतः क्या, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। क्या कहते, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध कहते। लेकिन ये आ जाता हमारा क्या, एकदम प्योर ये -1 आ जाता तो बोलते पूर्णतः ऋणात्मक, है ना, पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध। समझ में आ गया होगा। और अगर 0 आ गया ये यहाँ पर वैल्यू तो बोलेंगे 0 सहसंबंध, है ना, 0 सहसंबंध। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 बेसिकली होते हैं और जो रेंज बोला जाता है ना सहसंबंध का वो होता है क्या, -1 से लेकर के +1 के बीच में। तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सवालों पर, और इसमें जो है आपको ध्यान से लेक्चर सुनना होगा क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली हम लोग इसे पढ़ेंगे और थ्योरेटिकली जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसमें कुछ टर्म को ध्यान रखना होता है, कुछ टर्मोलॉजी को ध्यान में रखना होता है ताकि आप उस पूरे सेंटेंस को अच्छे से समझ सकें और उसे अपनी भाषा में लिख सकें, है ना। कभी भी आप अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि हम कह रहे हैं कि किसी भी विषय में रट करके लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपकी जो एजुकेशन क्वालिटी होगी अपनी पूरी लाइफ की वो घट जाएगी, ठीक है ना। और हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मूव करना है। इंडिया भी जो है वो धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, तो आपको भी वही प्रयास करना होगा। निर्धनता निवारण के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निर्धनता निवारण के लिए जो है सरकार की संवृद्धि आधारित रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। सरकार ने देश के अंदर में कौन कौन से कार्य करने होते हैं, सरकार को देश के अंदर में वे सभी कार्य करने होते हैं जो कि एक परिवार के मुखिया को करना पड़ता है। बात समझ रहे, मतलब कि संसाधनों को जुटाने से लेकर के संसाधनों के वितरण तक का कार्य सारा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है देश के अंतर्गत। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि फिर संसाधनों का वितरण जो करती है सरकार वो हमें पता कैसे चलेगा, तो सरकार के योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से, जिससे हम जान सकते हैं कि सरकार जो है वो गरीबी के लिए विशेष रूप से काम कर रही है या फिर बेरोजगारी पर जो है विशेष रूप से काम कर रही है या फिर रोजगार सृजन से कह सकते हैं संबंधित काम कर रही है। तो इसका पता हम लोगों को चलता है कहाँ से, तो सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की नीतियों से। और इन नीतियों की जानकारी हमें कहाँ से होती है, आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से, या फिर जो बजट पेश किया जाता है भारत के अंदर में या फिर देश के अंदर में कह सकते हैं, तो उस बजट के माध्यम से भी सरकार की नीतियां, सरकार के आने वाले कार्यक्रम और उनके जो द्वारा चलाए गए योजनाएं हैं उसके बारे में हमें पता चल पाता है। और ये भी जानकारी हो पाता है कि सरकार किन योजनाओं पर ज़्यादा खर्चे कर रही है, किन कार्यक्रमों पर जो है कम खर्चे कर रही है, या फिर किन नीतियों को लेकर के सरकार जो है अगले 2 सालों में या फिर 1 सालों में या फिर 5 सालों में 10 सालों में काम करने वाली है, एक अनुमानित तौर पर, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं।
देखिए बोला है क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या कीजिए। समृद्धि आधारित, समृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, ये पहले आपको समझना होगा। समृद्धि कहने का मतलब है एक ऐसा मात्रात्मक धारणा जिसके अंतर्गत सिर्फ ये देखा जाता है कि देश में राष्ट्रीय आय या फिर देश का जो है उत्पादन स्तर बढ़ रहा है या नहीं। लेकिन विकास क्या होता है, विकास जो है मात्रात्मक धारणा के साथ साथ में एक गुणात्मक धारणा है, जिसमें कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है या नहीं। तो विकास और समृद्धि में ये थोड़ा अंतर है, इसके बावजूद भी बहुत सारे अंतर है, लेकिन बेसिकली आपको कुछ समझने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है ताकि आप आगे जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं उसको आप कोरिलेट कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा क्या हमने लिखा हुआ आंसर सो कि निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति का पता हमें सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से पता चलता है। जैसे मैंने कहा कि सरकार किस तरह की योजनाएं ला रही है, किस तरह के कार्यक्रम तैयार कर रही है, इसी से हम पता लगा लेते हैं कि सरकार जो है किस विशेष समस्या के समाधान के लिए कार्य करना चाहती है या फिर कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ हमने कि सरकार की वर्तमान निर्धनता निवारण रणनीति दो कारकों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निवारण कार्यक्रम पर निर्भर है। देखिए सरकार दो तरह से चीज़ें बनाती है, एक तो टारगेट करती है कि अगर देश के अंदर में मान लीजिए गरीबी हमारे देश में मान लीजिए कि 29.2% है ना। अभी इसे लक्षित कैसे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, टारगेट कैसे किया जाता है कि अभी मान लीजिए 2022 में ये है हमारा आंकड़ा कि देश के अंदर में 29% जो है लगभग जनसंख्या हमारी गरीब है, 29.2%। तो सरकार ये टारगेट करती है कि 2000 मान लीजिए कि 23-24 तक, या फिर मान लीजिए कि जैसे ये सरकार जो है खास करके जो नरेंद्र मोदी सरकार है कह सकते हैं, तो वो लगातार इस बात को कहती है कि 2025, तो मान लीजिए कि 2024-25 तक अगर सरकार ये टारगेट करती है कि हम इसमें 3% का कटौती करने वाले, इसका मतलब कि हमारा ये आ जाएगा 26.2% पर लगभग। तो यहाँ पर कितना कम करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, 3%। तो ये हो गया टारगेट गवर्नमेंट का कि हम अगले इतने सालों में इतना जो है ये काम करने की सोच रहे हैं या फिर इस पर हम बहुत गहराई से विचार करने की तैयारी में हैं, ठीक है ना। तो ये होता है टारगेटेड, ठीक है ना, लक्षित। और एक होता है कि डायरेक्ट हम जो है प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं और इसके लिए हमें जो है क्या करना होता है, रोजगार के अवसर सृजित करने होते हैं पर्याप्त मात्रा में, है ना। चलिए भारत में जो है गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या रही है और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, अलग अलग तरह की रणनीतियां और कार्यक्रम जो हैं हमेशा से लाते रही है, ठीक है ना। जैसे कि पंचवर्षीय योजना में भी जो है हर एक पंचवर्षीय योजना का एक अलग अलग उद्देश्य रहा और उसमें भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इसे हम इतने तक जो है वो लाने का प्रयास करेंगे, असमानता को घटाने का प्रयास करेंगे, रोजगार के अवसर को बढ़ाने का या फिर रोजगार के अवसर सृजित करने का कार्य करेंगे। ये सब सारा जो है लक्ष्य अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत रखा गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। कुछ ही कार्यक्रम जो है सफल रहे और कुछ कार्यक्रम जो है असफल भी रहा। तो कैसे पता चला हम लोगों को कि सरकार जो है वो समृद्धि आधारित रणनीति बना रही है या नहीं, तो उनके कार्यक्रमों के माध्यम से, उनकी नीतियों के माध्यम से या फिर उनकी योजनाओं के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग इसी पर बात करते हैं कि सरकार की जो वर्तमान में निर्धनता निवारण रणनीति है वो चूंकि दो कारकों पर निर्भर करता है, तो आगे उनकी जो रणनीतियां हैं उसके लिए हमें उनके योजनाओं और कार्यक्रमों को देखना होगा। तो सबसे पहले जो हमने कार्यक्रम नोट किया है वो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम। अब इसे शॉर्ट में कहा जाता है काम के बदले अनाज, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यह कार्यक्रम जो है वो नवंबर के 2004 में शुरू किया गया था। नवंबर के 2004 में देश के अंदर जो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई और देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में जो है इसे लागू किया गया था, ठीक है ना। नवंबर 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को शुरू किया गया और पूरे देश के 150 जिलों का चयन करके उन जिलों में लागू किया गया जो जिले ज़्यादा पिछड़े हुए थे, ठीक है ना। अब यह कार्यक्रम जो है वास्तव में देखा जाए तो सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए है जो अकुशल हैं। अकुशल मतलब जिन्होंने ना ही अच्छी से पढ़ाई करी है और ना ही उन्होंने कहीं विशेष तरह का जाकर के प्रशिक्षण लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग अकुशल हैं। अब वे शारीरिक श्रम अगर करना चाहते हैं और दैनिक मजदूरी के आधार पर जो है काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कार्यक्रम 2004 में जो है शुरू किया गया था,
ठीक है ना। तो 150 जिलों में पहले ये लागू था और उसके बाद जितने भी शारीरिक श्रम करने वाले इंसान हैं या फिर जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं इस कार्यक्रम के तहत जुड़े और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जो है वो सफल बनाने का भी प्रयास लगातार किया गया। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरा हमने इसमें ऐड किया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना को जो है वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। वर्ष 1993 में देश के अंदर में जो है वो इस योजना को शुरू किया गया था। और क्या, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कार्यक्रम रहा, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि ये जो नीति रही गवर्नमेंट की, इसके अंदर ग्रामीण के साथ साथ में शहरी युवाओं जो कि शिक्षित लोग हैं खास करके, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही गई थी। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं, एक देखें तो देश के अंदर में थोड़ा बहुत अगर सफल कार्यक्रम माना जाए तो मनरेगा ही है, ठीक है ना। इस अधिनियम को जो है सितंबर 2005 में पारित किया गया था। शुरुआत में इस योजना को देश के लगभग 200 जिलों पर लागू किया गया, ठीक है ना। जो मनरेगा कार्यक्रम था इसका नाम पहले नरेगा था, बाद में इसे महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया, मनरेगा कर दिया गया और अब जो है ये पूरे देश में लागू कर दिया जा चुका है। लेकिन पहले जब शुरुआत में इस अधिनियम को लागू किया गया था सितंबर की 2005 में, तो इसे जो है मात्र 200 जिलों पर लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद पूरे देश में ही इसे लागू किया गया। और अब जो है, अब देखें कि 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि गांव में जो लोग रहते हैं और ख़ास करके जो अकुशल लोग हैं और शारीरिक श्रम करने की इच्छा रखते हैं, है ना, तो वो अपने हिसाब से जा कर के रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 15 दिनों के अंदर उनको कार्यक्रम मुहैया करवा दिया जाता है। लेकिन 15 दिनों के अंदर उनको अगर 15 दिनों के अंदर उन्हें अगर काम नहीं मिला है, ठीक है ना, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मनरेगा के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों तक के अंदर ही आपको जो है रोजगार मिल जाना है। नहीं अगर मिलता है तो सरकार उसके लिए दैनिक भत्ता का भी जो है प्रावधान करती है, ठीक है ना। साथ साथ में यहाँ पर बात करें तो ये ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट। अब इसमेमें एक बात और भी है कि ठीक है रोजगार भत्ता तो देगी ही, बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन इसके साथ में एक बात ये भी है कि 365 या फिर 66 जो भी आप माने, ठीक है ना, साल भर के जो भी दिन हैं, तो 365 या 66 दिनों में से 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है सरकार, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात यह है कि ऐसा करती इसलिए है ताकि गांव के जो अकुशल श्रमिक हैं वे भी शारीरिक श्रम करके जो है वो देश में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करे, अपना योगदान दे और जिसके माध्यम से देश के अंदर में प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो। मतलब श्रम शक्ति जो है वो बरकरार रखने की कोशिश की जाती है और उसे इस्तेमाल करने का जो है सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। अगर कारणवश किन्हीं कारणवश अगर 15 दिनों के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो सरकार उसके लिए जो है बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी की है, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत 1 फरवरी 2016 तक जो है लगभग 4 करोड़ लोगों को 2016 तक 1 जनवरी 2016 तक लगभग 4 करोड़ लोगों को जो है रोजगार प्रदान किया गया। अब ये चूंकि शारीरिक जो है श्रम करने वाले लोगों के लिए है, अकुशल लोगों के लिए है, तो कुछ विद्यार्थी इस पर कमेंट ना करें कि सर ये 4 करोड़ रोजगार गया कहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो आप देखते हैं रोड बनाने वगैरह पर जो ना, या फिर आपके गाँव में जो कुआं वगैरह बनता है या फिर तालाब वगैरह निर्माण होता है, तो वहाँ पर अकुशल श्रमिक लोग लगाए जाते हैं जो कि शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। वे ज़्यादा जो है ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं और ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये कार्यक्रम है, विशेष रूप से समझिए। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वे पलायन करके गाँव से निकल करके दूसरे शहरों में ना जाए, है ना। दूसरे शहरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे गांव में ही जो है रोजगार प्रदान करने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया जिसका नाम पड़ा पहले नरेगा और बाद में महात्मा गांधी के नाम पर इसे रखा गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी कार्यक्रम देख लेते हैं इसके अंदर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बोला कि इस योजना को आजीविका भी कहते हैं, ठीक है ना। इस योजना को हम लोग डायरेक्ट आजीविका भी कह सकते हैं। शुरुआत में इस योजना को जो है 2012-13 में अगर देखें तो 150 जिलों में लागू किया गया था और देखें 2016-17 तक इस योजना को
90 लाख लोगों तक जो है स्वरोजगार प्रदान करने का लक्ष्य भी था। हालांकि इसका नया डेटा जो है अपडेट नहीं हुआ है, तो आप इसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। इसमें देख लीजिएगा, लेटेस्ट अगर कोई डेटा है तो आप उसे लिखिए, नहीं तो आप 16-17 का भी डेटा लिखते हैं तो कोई दूरी की बात नहीं है। आप 5 से 6 सालों के अंदर का डेटा लिख रहे हैं। और बोल रहा है कि 2017 तक जो है वो लगभग देखें तो 90 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसमें पता नहीं ये रोजगार के अवसर जो है वो सृजित हुए या नहीं। हालांकि सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के सतर्क भी है कि आगे जो पीढ़ियां होने वाली है उन्हें बहुत ज़्यादा कुशल करने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है हमारे देश के अंदर में बहुत तेज़ी से जो है वो लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कौशल ही नहीं होगा हमारा जो मानवीय संसाधन है तो कम समय में हम प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, और ना ही हमारा जो है लागत वो कम हो पाएगा। इसीलिए अब ज़रूरत है देश के अंदर में कि शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए, ट्रेनिंग भी दिया जाए अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए, ताकि देश के अंदर में प्रोडक्शन लेवल हमारा बढ़े, ठीक है ना। ये सारे जो मजदूर है वो कुशल ढंग से प्रयोग करें, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। अनुकूल जब संसाधनों का प्रयोग होगा तो समय की भी बचत होगी और लागत भी हमारा घटेगा। इसीलिए अब जो है प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक निष्कर्ष के तौर पर हमने लिखा हुआ है को उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार गरीबी निवारण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करती है, परंतु भ्रष्टाचार और गंदी राजनीतियों के कारण जो है उन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जो है गरीबों तक बहुत कम ही पहुंच पाता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन VBI है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको हूबहू पूछ दे जैसा कि मॉडल सेट में दिया हुआ है। कृषि विपणन को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है ना। अब ये विपणन का मतलब मार्केट अगर है तो क्या किसानों के जो प्रोडक्ट हैं वो अंतिम उपभोक्ताओं तक ठीक ढंग से पहुंच पा रहे हैं, क्या उसी स्थिति में पहुंच पा रहा है जिस स्थिति में किसानों के हाथ से निकल करके प्रोडक्ट जा रहा है, और क्या उसी रेट में मिल रहा है जिस रेट से किसान ने जो है अपना प्रोडक्ट बाहर किया था। इसमें जो है बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी सिस्टम में ही गड़बड़ी है, और जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का एक उचित दाम नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से जो है दिल्ली में फिलहाल ही आपने देखा होगा, है ना, कोविड से पहले की स्थिति में देखें तो बहुत ज़्यादा हो हंगामा हुआ किसानों का MSP को लेकर के, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही एक प्रॉब्लम था। बेसिकली देखें तो MSP जो है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही एक प्रॉब्लम है, कृषि विपणन का ही एक प्रॉब्लम है। अगर इस पर किसी दिन बात करने की आवश्यकता हुई तो हम डिटेल में जरूर बात करेंगे, क्योंकि अभी आपका मॉडल सेट करवाना है तो इस पर हम लोग चलते हैं। बोला है कि कृषि विपणन का मतलब क्या है, पहले ये बताइए, और भारत में कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाओं को भी लिखिए। क्या समस्याएं हैं कृषि विपणन में, इसको भी लिखना है, और कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं इसे आप बताइए। तो कृषि विपणन का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, उन सभी कार्यों या फिर सेवाओं को कहेंगे हम कृषि विपणन में। हम किन चीज़ों को शामिल करेंगे, उन कार्यों या उन सेवाओं को जो कृषि उपज को, है ना, जो कृषि उपज को खेत से लेकर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रियाएं होती है, वे सभी चीज़ें शामिल की जाएगी, वे सभी सेवाएं, वे सभी कार्यों को शामिल किया जाएगा कृषि विपणन के अंतर्गत। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ हमने, इसके अंतर्गत देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रहण, है ना, कृषि उत्पादों का क्या संग्रहण, मतलब कि एक साथ में कलेक्शन करने की जो बात हो रही है। जैसे कि मैंने धान लगाया है तो अलग अलग जो है, चूँकि उसकी क्वालिटी होती है, अलग अलग उसके जो है साइज होते हैं, अलग अलग उसका स्वाद भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से जो है यहाँ पर कह रहा है कि कृषि उत्पादों का संग्रहण करना, ठीक है ना, कि हम जो है उसकी क्वालिटी जो है चूँकि अलग अलग है तो हम उसे पहले कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि भंडारण करना, भंडारण भी इसके अंतर्गत शामिल है कि हम उसे स्टोर किस प्रकार से करते हैं। क्या इसमें समस्याएं हैं या नहीं, आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि कृषि जो उपज होते हैं
तो उसके रखरखाव के लिए किसानों के पास क्या पर्याप्त जो सुविधाएं होनी चाहिए वो क्या है या नहीं है, ठीक है ना, भंडारण से संबंधित, जिसे हम स्टोरेज कहते हैं। आगे देखिएगा, बोल रहा है प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण। ये सभी चीजें जो है वो कृषि विपणन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है ना। संग्रहण से लेकर के भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और बोल रहा है वितरण। वर्गीकरण का क्या मतलब है, अगर कोई बताना चाहे? वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि हम जो कह रहे थे कि अनाज छोटा है, सॉरी उसका दाना जो है छोटा है या फिर बड़ा है या फिर स्वाद में जो है भिन्नता है, तो उसे हम अलग अलग कैटेगरी भी करें ताकि हमें एक उचित प्राइस उसका मिल सके। कई बार होता है कि मिलावट हो जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती है एक साथ में, और किसान जो है आफत में होते हैं, समय से जो है पहले ही बारिश हो गया तो और फिर आफत हो जाता है कि फसल हुआ और उसके तुरंत बाद जो है बारिश भी हो गई, तो फसल खराब होने का भी भय रहता है। तो इसके ना स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़िया है, बहुत हद तक हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन देश के अंदर में ये समस्याएं थोड़ी बहुत तो है ही, है ना। और वर्गीकरण की समस्या एक बहुत बड़ी रही है, लेकिन इस पर भी जो है किसान बहुत हद तक जो है अलग अलग तकनीकों के माध्यम से अब चूँकि वर्गीकरण कर रहे हैं और जिसका लाभ भी जो है किसान भरपूर उठा रहे हैं, ठीक है ना। आपको भी ये प्रयास करना चाहिए। हम लोग चूँकि किसान परिवार से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम क्वालिटी के आधार पर या फिर उनके शेप और साइज़ के आधार पर अगर हम अलग अलग कर दें तो उसका एक निश्चित और अच्छा कीमत हमें मार्केट में मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, कृषि विपणन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। सबसे पहले हमने इसमें नोट किया है कि इसमें मध्यस्थ लोगों की संख्या जो है वो कम से कम होनी चाहिए। जो बीच में घुस जाते हैं ना, हम लोगों को चाहिए क्या कृषि विपणन में? भाई हम लोग को चाहिए ये किसान है, तो इसका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचना है? उपभोक्ता तक, है ना। इसके बीच में लेकिन कई सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में कई सारे लोग जो आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मध्यस्थ कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बिचौलिया आ गया या फिर खुदरा व्यापारी आ गया या फिर इसी प्रकार से जो है अड़तिया लोग आ गए। तो कई लोग जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस में बीच में शामिल हो जाते हैं और इसकी वजह से होता क्या है, जो इन्हें लाभ मिलना चाहिए, जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ जो है नहीं मिल पाता है किसानों को, और जो लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए वो भी लाभ उनको उचित रूप से नहीं मिल पाता है। तो फिर बीच में जाता कहाँ है? तो बीच में मैंने कहा कि यहाँ पर अड़तिया व्यापारी, है ना, ये सब घुसे होते हैं, जिनका वास्तविक देखें तो उतना ज़्यादा महत्व कुछ नहीं है, क्योंकि उपज तो किया किसान ने और खरीदना है किसे? उपभोक्ता को। तो फिर बीच में आने की क्या आवश्यकता है आपको? और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मध्यस्थों की संख्या कम से कम हो, ठीक है ना, ताकि इनको एक अपने अनाज का या फिर उपज का अधिक और अच्छा कीमत मिल सके, और दूसरी चीज़ इन्हें सस्ती या फिर अच्छी कीमतों पर अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए मध्यस्थों की संख्या कम से कम होनी चाहिए कृषि विपणन में। दूसरा लिखा हुआ है हमने क्या कि विपणन प्रणाली में किसानों के हित के साथ साथ उपभोक्ताओं के हित की भी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी कह दिया कि इनका भी हित देखा जाए, इनका भी हित देखा जाए, और बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो खुदरा व्यापारी लोग होते हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। बोला कि कृषि उत्पाद को संग्रह करने के लिए भंडार गृहों का उचित प्रबंध होना चाहिए। हमारा जो कुछ फसल है, जो कुछ किसान हैं, उनका फसल जो है खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि किसानों के पास रखरखाव के लिए वो एक उचित भंडार गृह नहीं है, और इसके लिए हालांकि सरकार जो है कार्य कर रही है, अलग अलग जगहों पर कोल्ड स्टोरेज जो है खुलवा रही है, और वहाँ पर कैपेसिटी थोड़ी अब बढ़ाने की आवश्यकता है, जहाँ पर हम किसान लोग जो हैं आसानी से जाकर के अपना फसल स्टोर कर सकें कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद फिर हम अलग अलग जो है क्षेत्रों में उसे बेचने के लिए भेज सकते हैं। इस तरह का कोल्ड स्टोरेज जो है देश के अंदर में ओपन किया जा रहा है। हालांकि इसे थोड़े जो है तीव्रता लाने की आवश्यकता है ना। चलिए आगे बात करें। भारत में कृषि विपणन की प्रक्रिया में बाधाओं को अगर हम लिखें तो बस इन्हीं सारी विशेषताओं को आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के जो अंतर्गत कृषि विपणन की समस्याएं हैं वो क्या हैं। जैसे मैंने कहा कि मध्यस्थों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, है ना, कम से कम होनी चाहिए। क्या? कम से कम
बहुत हद तक तो 2-3 लोग का ठीक है, बीच में आप शामिल हो जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि 7-8-10 लोग जुड़ते जा रहे, मध्यस्थों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया। और इससे होगा क्या, किसानों को उसका जो है उचित लाभ नहीं मिल पाता है और उपभोक्ताओं तक वो प्रोडक्ट पहुँचते पहुँचते वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो चुकी होती है। ठीक है ना, चलिएगा आगे बात करते हैं। इसीलिए बाधाएं देखिए क्या है, बोला कि कृषि उपज के भंडारण के लिए भंडार गृहों का अभाव है हमारे देश में, जैसे कि किसान जो हैं उत्पादों के खराब होने का उनको भय बना रहता है, किसान लोग डर जाते हैं। और कई बार आपने सुना भी होगा कि किसान लोग जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये कृषि विपणन की ही समस्या है ना। हालांकि इसके लिए एक कोई कारण जिम्मेवार नहीं होता, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो भंडार गृह के अभाव होने से जो किसानों की उपज हैं या फिर जो उनके फसल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, बोला किसानों में संगठन का अभाव एक सबसे बड़ी हम कमी ये भी देख रहे हैं आजकल, कि आजकल नहीं बल्कि बहुत पहले से भी देखा जा सकता है इस चीज़ को, कि लोगों के बीच में जो एक संगठन मुद्दा होना चाहिए कि हाँ जब भी कोई समस्या होगा तो हम संगठन बनाएंगे और संगठन रहेंगे, जब एक साथ संगठित रहेंगे तो हम सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। जब वो हमारे ऊपर गलत नीतियां लगाएगी या फिर जब भी वो हमें दबाव बना करके जो है उसी देश के अंदर उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करेगी सरकार, तो जब हम संगठित रहेंगे तभी तो उन समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अन्यथा फिर सरकार जो नीतियाँ चलाएगी वो तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए संगठन का देश में अभाव भी है, जिसे क्रेता जो हैं वो देखा जाता है कि क्रेता तो एक हद तक देखें तो वो संगठित रहते हैं, लेकिन विक्रेता यानी कि जो किसान हैं वो संगठित नहीं होते हैं, और जिसके कारण जो है उन्हें उनकी उपज का कभी कभार जो है उपज का अधिक लाभ नहीं मिल पाता है और उनको नुकसान एक झेलना पड़ता है। समझिए तो किसानों में संगठन का अभाव है, जबकि हम क्रेताओं में देखें तो वो क्रेता संगठित होते हैं, है ना। आगे देखिए, किसानों के असंगठित होने के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ नहीं मिल पाता। ये तो हो गया। अगला पॉइंट, किसान जो हैं वो कृषि विपणन में मध्यस्थों की जो संख्या अत्यधिक हो रही है, इससे क्या होता है, किसानों का जो उपज है उसका वास्तविक जो कीमत होता है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि मध्यस्थों के बीच में वो चीज़ें बट जाती है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि मध्यस्थों की संख्या जो है वो घटाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बीच में जुड़े होते हैं और जो अड़तिया या फिर खुदरा व्यापारी लोग शामिल होते हैं ना, वो अपनी कुछ ना कुछ सेवाओं के बदले कमीशन वसूल लेते हैं किसानों से। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी सी बाधा है देश के अंदर, समझिए तो। ठीक है, जबकि वो वास्तविक में उत्पादन के कार्य नहीं करते हैं, बस यही चीज़ें कि बीच में बिचौलिया का काम कर लिए, है ना, आपका प्रोडक्ट सेल करवा दिया जल्दी, या फिर जो है आपके प्रोडक्ट को इस प्रकार से सेल करवाया जिस प्रकार से आपको खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। तो ये बिचौलिए लोगों का काम होता है। ठीक है ना, आखिरी प्रश्न देखिएगा इस सेट का, सेट नंबर 3 का आखिरी ये प्रश्न संख्या हम बात कर रहे हैं 19 पर। ठीक है ना, 19वें प्रश्न में कह रहा है क्या कि भारत में भू-क्षय के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। भू-क्षय का मतलब क्या है, हमारी जो भूमि है वो एक प्रकार से अपनी उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन जो है वो खोती जा रही है, और इसके लिए जो है हम भी जिम्मेदार हैं, प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है। ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अब लेकिन इसमें अगर हम माने एक बात को, तो मानव जो है वो प्रकृति को या फिर पूरे पर्यावरण के लिए जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि पूरे पर्यावरण को प्रभावित करके रख देता है। हालांकि कई सारे जीव जंतु हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे अगर समझदार और सबसे कह सकते हैं एक प्रकार से कि अपने फायदे के लिए काम करने वाला वो है इंसान, जो कि पर्यावरण को किसी हद तक क्षति पहुंचा सकता है अपने लाभ के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखें उसी चीज़ को हम लोग, तो पूछ रहा है कि भारत में भू-क्षय के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं। तो यहाँ पर अब जो है ज़्यादातर हम मानवीय कारक को शामिल किए हुए हैं। जनसंख्या विस्फोट, भारत में जिस प्रकार से प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जनसंख्या घनत्व तो जो है एक प्रकार से, या फिर कह सकते हैं आप ऐसा भी कि आने वाले समय में हमारे पास खाद्यान्न उपलब्धता या फिर प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों की मात्रा कम हो जाएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देश के अंदर में अगर निरंतर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होते रहेगा, इसका विभिन्न तरीके से प्रयोग होता रहेगा, तो एक ना एक दिन ऐसा भी जरूर होगा जब हम कुपोषण, भूखमरी, बेकारी, गरीबी, आवास की कमी
या फिर इसी तरह की अन्य कई सारी जो समस्याएं हैं, सामाजिक आर्थिक कई सारी समस्याएं उत्पन्न होगी और उन सारी समस्याओं को हम टाल नहीं पाएंगे उस समय, है ना, समझिए तो। और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से अकाल, बाढ़, सूखा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं की जो है आवृत्ति बढ़ी है, कह सकते हैं। और इस प्रकार से देखें तो जनसंख्या विस्फोट बहुत हद तक भारत में भूमि क्षय के लिए या फिर भू क्षय के लिए एक जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी कारक है, ठीक है ना। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज़्यादा होगा, या फिर कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो नियमित आती रहेगी या फिर उनकी आवृत्तियाँ बढ़ जाएगी, कह सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं। अगला हमने नोट किया कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। अक्सर हम क्या करते हैं, चूँकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के तौर पर अगर हम जल या फिर भूमि को देखें या फिर अन्य भी जो कई सारे स्रोत हैं हमारे, उसको देखें तो हमारे पास तो सीमित हैं और हम ये चाहते हैं कि अपने सीमित भूमि या फिर सीमित जल से ही हम अधिक उत्पादन कर लें। और इसके लिए हमें बढ़ना होता है किस तरफ कि हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू कर दें। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो फिर वापस हम ही लोगों पर आकर के पड़ता है। इसलिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कृषि जो क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, हरित क्रांति से लेकर के अब तक भारत के अंदर में ये सबसे बड़ा जिम्मेदार भी रहा है, कह सकते हैं। कीटनाशकों का जो भी प्रयोग करते हैं हम लोग, ये भी रसायन का होता है, ठीक है ना, केमिकल का होता है। अंधाधुंध तरीके से हम इसे प्रयोग करते जा रहे हैं और ये ना सिर्फ हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है बल्कि हमारा सेहत भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो आगे चल करके ये होता क्या है, हमारा सेहत नुकसान पहुंचाया और भूमि का भी सेहत खराब कर देता है। भूमि में जो है एक निश्चित मात्रा में उसमें आयरन या फिर उसमें अमोनिया वगैरह, ये फास्फोरस वगैरह चाहिए होता है। लेकिन उसे हम अंधाधुंध तरीके से अगर हम प्रयोग करते जा रहे हैं रासायनिक उर्वरक, तो एक निश्चित मात्रा में या फिर निश्चित अनुपात में चीज़ें नहीं मिल पाती है और जिसके कारण भूमि हमारी बीमार पड़ती है, उनकी उत्पादकता क्षमता कम होती है, उत्पादन क्षमता कम होती है और ये सारी समस्याएं हमें झेलना पड़ता है कि उनकी पैदावार शक्ति में ही कमी आ जाती है, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। बोला है वन विनाश। जंगलों को हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर हम लोग जितनी भी चीज़ें जुटाने का प्रयास करते हैं लगभग वो अधिकांश चीज़ें हम जंगलों से ही जुटाते हैं। उसी प्रकार से हमने लिखा हुआ है कि वन हमारे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जंगल हमारे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही होती है। जड़ी बूटियाँ हों, सूखी लकड़ियाँ लाना हो या फिर कह दें सिर्फ लकड़ियाँ लाना हो, अपना घर बनाना हो या फिर तरह तरह से जो है अन्य कामों को करना हो, लगभग जो ज़रूरतें हैं वो हमारी जंगलों से ही पूरी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वृक्षों की कटाई तथा अन्य कारणों से क्षेत्र में जो है वो वन क्षेत्र में कमी हुआ है, यानी कि वन का विनाश हुआ है और वन के विनाश से जो है भू क्षय प्रारंभ शुरू हो जाता है। अगला देखिएगा खनन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्पेशल अगर हम बात करें तो झारखंड के संदर्भ में आपको भी पता है कि झारखंड जो है वो खनन के मामले में कितना आगे है। देश का लगभग 24 से 25% कह लीजिए तो पूरे खनन मामले में झारखंड का पहला स्थान आता है। और ऐसा हम लोग जानते भी हैं कि भारत के अंदर जो एक अमीर राज्य का दर्जा होना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी वास्तव में अमीर होना चाहिए, वो है नहीं। यहाँ पे भ्रष्टाचार जैसी अनेक कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, और यही जो है वो झारखंड को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि झारखंड एक अमीर राज्य है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कारक है वो है अशिक्षा की कमी और उसके बाद जागरूकता का अभाव, और उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की हम बात करें तो वो है कि बड़े और अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए लोगों का भ्रष्ट होना। भ्रष्टाचार के प्रति जो हमारी विचार है वो कुछ इस प्रकार से है, लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, जैसे देश के अंदर में राज्य के अंदर में काम हो रहा है होने दीजिए, हमें क्या जाता है, हमारा क्या जाता है, हम आगे गए तो हम लूट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। कोई आगे आने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके लिए लोगों को एक साथ संगठित होकर के सरकार के खिलाफ और विशेष रूप से
उन गवर्नमेंट के खिलाफ जो आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जो ना ही राज्य के प्रति सोच रही है और ना ही राज्य के जनता के प्रति सोच रही है और ना ही यहाँ के संसाधनों के बारे में सोच रही है, और उल्टा ही यहीं के संसाधनों का प्रयोग करके बाहरी लोगों को रोजगार के साथ साथ में यहाँ के संसाधनों को जो है एकदम गलत तरीके से दूसरे अन्य देशों में, दूसरे जगहों पर जो है भेजा जाता है, और वहाँ की टोटल जो सोर्स ऑफ इनकम जो हमारी बनी होती है वो पूरा का पूरा हमें ना मिल करके बल्कि वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है और कुछ ही लोगों को पैकेट में सीधा चला जाता है, जिसे हम काला धन कह लीजिए, है ना। तो काला धन जो है इस प्रकार से लोग एकत्रित कर लेते हैं झारखंड राज्य के अंतर्गत। और यहाँ पर हम चूंकि कह रहे हैं खनन के माध्यम से चूंकि होता क्या है, भूमि के अंदर से जितने भी, चाहे तो अभ्रक हो या फिर हम बात कर ले कि कोयला हो, या फिर झारखंड के लिए अगर हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं तो अन्य इसी प्रकार से बॉक्साइड कहीं पर निकल रहा है, कहीं पर अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे से निकाले जा रहे हैं ज़मीन से, और झारखंड को एक प्रकार से खोखला जो किया जा रहा है, इसका लाभ भी झारखंड को नहीं मिल पा रहा है। तो खनन हमारा जो है वो भूमि क्षय का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि खनन में इमारती पत्थर, जो कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह के पत्थर जो है पृथ्वी के अंदर से, धरा के अंदर से या फिर ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। लौह अयस्क, जिंक, बॉक्साइड, तांबा तथा अभ्रक आदि खनिजों के खनन से जो है मलबा निकालता है, जो है ना, मलबा मतलब समझ रहे हैं, डस्ट जो होता है उसका, यानी कि जो हम नीचे से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसमें धूल जो लगा होता है या फिर कह सकते हैं डस्ट जो लगा होता है, जो मलबा कहते हैं हम, जो किसी काम का है नहीं, समझिए, है ना, और ना ही वो उपजाऊ होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर उसे हम मलबा कह रहे हैं। तथा महीन कण जो होते हैं, है ना, आप जाएंगे जब माइनिंग वाले एरिया में तो आपको बहुत ज़्यादा जो है डस्ट का सामना करना पड़ सकता है, आँखों में धूल या फिर माथे पे आपका जो है कचरा बढ़ जाएगा पूरा, है ना, एकदम नाखून ऐसे करने से आपके पूरे हाथ में आने लगेंगे ब्लैक ब्लैक, है ना। तो ये सारी समस्याएं देखी जाती है खनन वाले क्षेत्र में विशेष रूप से। और झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं विशेष तरीके से, तो यहाँ पर कहेंगे कि खनन के कारण जो है वो झारखंड का जो उर्वरा शक्ति है खनन वाले क्षेत्रों में वो बहुत हद तक घटते जा रहा है। लोगों की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जबकि यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें हैं उपलब्ध कि हम बहुत जल्द ही अन्य राज्यों की तुलना में अमीर हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। और इन्हीं सारे कारणों से जो हमारा मलबा है या फिर महीन कण है, ये जो आसपास के कुछ क्षेत्र होते हैं, खनन के आसपास के जो कुछ क्षेत्र होते हैं, वहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति जो है बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और इस प्रकार से वहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाता। सारा जहाँ पर चला जाना है निकल करके वो चला जाता है, दूसरे लोग इसे जो है भ्रष्टाचार जैसे कार्यों को कर करके अपने जो पैकेट है उसको गर्म कर रहे होते हैं, अपने घर में जो है वो नोटों की गद्दी लगा रहे होते हैं, या फिर जिस भी अर्थों में आप कह लीजिए, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए मज़ेदार रहा होगा, समझ में सारी चीज़ें आई होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो पर अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद।